गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स यूनिट का आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, ये जो लास्ट पार्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। बहुत मजे आने वाले हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। अच्छे से समझना है तुमने जितनी भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब उनको। चलो बच्चों, देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। हम रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम से बच्चों हमारा मतलब यह है कि हमें क्या करना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, हमें पता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट जो होता है बच्चों वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब हमें उस रिएक्शन के लिए प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब बच्चों, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर मैं बनाता हूं तो देखो दो बातें हमें यहां पे ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है, या तो एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। या तो रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वो एक्सोथर्मिक होगा, और या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो बच्चों वो एंडोथर्मिक होगा। अब मैं दोनों रिएक्शन के लिए प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूं। देखो समझो जरा बच्चों, ये इधर मैं ले रहा हूं एनर्जी, ये मैंने ले ली एनर्जी, और मेनली ये पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों। और इधर मैं ले रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मेनली टाइम होता है ये। ठीक है, टाइम के वर्सेस हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान। शुरुआत में हमारे पास रिएक्टेंट होता है। मान लो रिएक्टेंट जो था शुरुआत में उसकी एनर्जी इतनी थी। ये है हमारे पास रिएक्टेंट, यहां पे है अभी। ठीक है, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी बच्चों, क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पहले एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचते हैं, उस स्टेज के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यहां पे जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है बच्चों, और वो जो पर्टिकुलर स्टेज है जहां पे एनर्जी मैक्सिमम हो गई है बच्चों, उसको इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज या स्टेट। और ये हाईली अनस्टेबल स्टेज होती है। हाईली अनस्टेबल स्टेज यही होती। ठीक है बच्चों, देखो इस वाली स्टेज के ऊपर एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो अनस्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी कम होती है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बच्चों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए 11th क्लास में, तब मैंने तुम्हें मैकेनिज्म कराया था। और जब मैकेनिज्म करते थे तो हम क्या देखते थे कि जब मैकेनिज्म कर रहे थे तो वहां एक बीच की स्टेज बनती थी जिसको हम बोलते थे इंटरमीडिएट स्टेज। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था उससे पहले एक बीच की स्टेज बनती थी जिसको हम क्या बोलते थे, इंटरमीडिएट स्टेज। और इंटरमीडिएट जो बनता था वो या तो कार्बोकेटाइन बनता था वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहां पे नहीं, या तो कार्बोकेटाइन बनता था, या कार्ब एनाइन बनता था, या फिर फ्री रेडिकल बनता था बिल्कुल। हालांकि वो जो इंटरमीडिएट स्टेज होती थी ना बच्चों, उसका जो हाफ लाइफ टाइम है या उसका लाइफ टाइम, ओवरऑल लाइफ टाइम बहुत कम होता है। वो थोड़े से समय के लिए बनती है और इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट में। थोड़े से समय के लिए इसलिए बन रही है क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है, वो रुक नहीं पाएगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। चलो बच्चों, अब सुनो जरा तुम ध्यान से। यहां पे रिएक्टेंट शुरुआत में यहां पे था, और यहां से लेके यहां तक की ये एनर्जी थी रिएक्टेंट की, मैं इसको ई आर से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, और ये एनर्जी है प्रोडक्ट की, इसको मैं ईपी से डिनोट कर रहा हूं, ई प्रोडक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, रिएक्टेंट की एनर्जी तो है ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी है कम। अगर कभी भी तुम्हें रिएक्शन निकालनी हो वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो तुम्हें उसके लिए ओवरऑल एंथैल्पी चेंज निकालना पड़ेगा, डेल एच निकालना पड़ेगा उस रिएक्शन का। और डेल एच बराबर होता है बच्चों ईपी माइनस ई आर।
और हमें नजर आ रहा है इसका Ep माइनस ER नेगेटिव है, इसका मतलब बच्चों ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम सेम ग्राफ एंडोथर्मिक के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। एंडोथर्मिक के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो बच्चों देखो कुछ ऐसा बनेगा। एंडोथर्मिक का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इधर एनर्जी है, इधर हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चों, शुरुआत में हमारा रिएक्टेंट यहां पे था भी, मान लो ये हमारा शुरुआत में रिएक्टेंट यहां पे था और इंटरमीडिएट स्टेज बनाई उसने और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहां पे किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। अब हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक की एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहां से लेके यहां तक की एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं इसका डेल एच निकालता हूं, डेल एच निकालता हूं Ep माइनस ER, तो तुम्हें सीधा नजर आ रहा है Ep की वैल्यू ज्यादा है ER से, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव का मतलब ये कैसे रिएक्शन है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सही बात है। अब सुनो जरा बच्चों, देखो आगे की बात हमारे पास यहां पे क्या है, एक एक बात समझनी है तुमने। देखो बच्चों, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास शुरुआत में एक एनर्जी थी जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। होती है वो एनर्जी क्योंकि उसके मॉलिक्यूल लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, तो उनके पास एनर्जी है। अब उसके जो मॉलिक्यूल है धीरे धीरे उनकी एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है और एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंच रही है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। उस इंटरमीडिएट स्टेज के बाद वो किस में कन्वर्ट हुआ है? प्रोडक्ट में। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी इंटरमीडिएट स्टेज तक ना पहुंच पाती तो क्या प्रोडक्ट बनता? बिल्कुल नहीं बनता, प्रोडक्ट नहीं बनता। पहले इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब हमें रिएक्टेंट की एनर्जी को इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंचाना जरूरी है। तो ये जो एनर्जी है यहां से लेके यहां तक की, जो ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो इंटरमीडिएट स्टेज तक चाहिए, उसको बोलते हैं बच्चों ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं लिख देता हूं क्या है ये ET, और ET को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है बच्चों? मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी की, थ्रेशोल्ड एनर्जी की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जिस पे इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। बच्चों मैं अब यहां बार बार तुम्हें इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बोलूंगा, अब मैं कुछ अलग तुम्हें यहां बात बता रहा हूं, उसको समझना है तुमने। देखो बच्चों, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी तो यहां पे भी थी, इसका मतलब वो टकरा तो यहां पे भी रहे थे, कोलिजन तो यहां पे भी हो रहा था। लेकिन अगर वो यहीं पे रहता ना तो उसके कोलिजन कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना पाते। उसके कोलिजन प्रोडक्ट कब बना पाएंगे? जब वो यहां तक पहुंच जाएंगे, जब वो इस इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंच जाएंगे। अगर उसके कोलिजन यहां तक नहीं पहुंचे तो वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों देखो एक बात सुनो, ये रिएक्टेंट के कोलिजन इफेक्टिव कब बनेंगे? जब वो यहां पे पहुंच जाएंगे। इफेक्टिव इफेक्टिव कोलिजन, कोई भी कोलिजन इफेक्टिव पता है कब होता है? जब वो कोलिजन प्रोडक्ट बना देता है। अगर कोई कोलिजन प्रोडक्ट ना बनाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। अब देखो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टकरा तो यहां पे भी रहे हैं, 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 क्या यहां पे उनका कोलिजन इफेक्टिव है? तो मैं कहूंगा नहीं है। कोलिजन इफेक्टिव कब हुआ? यहां पे हुआ, इसके बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए चाहिए। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का कोलिजन इफेक्टिव बनाने के लिए हमें इतनी एनर्जी, टोटल इतनी एनर्जी चाहिए। देखो टोटल यहां से लेके यहां तक की ये जो एनर्जी होगी इसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to make the collision of reactant effective is known as
इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब बच्चों आगे एक और बात हमारे लिए समझने वाली बात आ रही है। जैसे देखो बच्चों, इस वाली रिएक्शन में यहां से लेके यहां तक की ये वाली एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी, ये हमारी इंटरमीडिएट स्टेज है। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, आगे की बात क्या है। अब हमारे रिएक्टेंट के पास तो इतनी एनर्जी थी, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें उसको यहां तक पहुंचाना पड़ेगा। अब यहां तक अगर पहुंचाना पड़ेगा तो बच्चों उसको इतनी एनर्जी और हमें देनी पड़ेगी, यहां से लेके यहां तक की एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी। बच्चों जब मैं रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी और दे दूंगा, देखो रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो है, ईआर तो है उसके पास, और मुझे इतनी और ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद ओवरऑल रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी हो जाएगी, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई तो उसका कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब वो प्रोडक्ट बनाएगा। अब कहानी क्या आई हमारे पास कि रिएक्टेंट को हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी वो ये है। ये क्यों दे रहे हैं ये वाली एनर्जी? ताकि रिएक्टेंट का कोलिजन इफेक्टिव हो जाए। और बच्चों देखो, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो हम मेनली उसके ऊपर लिखते हैं ना टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे हुई रिएक्शन, हीट करने पे हुई रिएक्शन। वो जो हम हीट दे रहे हैं, वो जो टेम्परेचर हम वहां यूज कर रहे हैं, वो मेनली ये वाली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ही यूज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करता है तो वहां से भी उसको हीट मिल जाती है। कई बार हमें टेम्परेचर लेना पड़ता है, कई बार हमें हीट करना पड़ता है। तो ये वाली एनर्जी जो हम उसको दे रहे हैं ताकि उसके कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, रिएक्टेंट के कोलिजन इफेक्टिव बनाने के लिए हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बच्चों ये वाली एनर्जी बोली जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको ईए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईए से। और बच्चों यहां जो ईए है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब बच्चों मैं यहां सीधा सीधा एक बात लिख सकता हूं, ईटी जो होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा यहां से लेके यहां तक का, वो किसके बराबर होगा? ईटी बराबर होगा ईए प्लस ईआर। तो मैं यहां लिख देता हूं ईटी बराबर ईए और प्लस में ईआर। ईआर यहां क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मैं लिख देता हूं ईआर यहां है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, ईपी क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस रिएक्शन के लिए भी मैं सेम बना सकता हूं। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी अभी इतनी है, इतनी एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी। ये वाली एनर्जी क्या बोली जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी बोली जाएगी, ई एक्टिवेशन। सही बात है ना यहां तक? चलो बच्चों अब आगे की कहानी सुनो तुम। हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी समझना है बच्चों। देखो क्या होती है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एनर्जी मैं रिएक्टेंट को दे रहा हूं ताकि उस रिएक्टेंट के कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, या मैं ये भी कह सकता हूं ताकि उस रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। सही बात है यहां तक? तो बच्चों ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी given to reactant such that collision will become effective। ठीक है, देखो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है मैं रिएक्टेंट को देता हूं। देखो रिएक्टेंट को दी मैंने एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को दी ताकि उसके कोलिजन इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। हालांकि तुम्हें दोनों डेफिनेशन कुछ कुछ एक जैसी लगेगी। ठीक है, देखो जैसे ये वाली डेफिनेशन पढ़ी थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल एनर्जी होती है जो चाहिए कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी जो मैंने रिएक्टेंट को दी है ताकि उसके कोलिजन इफेक्टिव हो जाए। ठीक है बच्चों। अच्छा, ई एक्टिवेशन अगर कभी भी निकालना हो तो ईटी माइनस ई आर होता है। ईटी ये टोटल है, इस ईटी में से
ई आर माइनस कर दो, हमारे पास ई एक्टिवेशन आ जाएगा। बच्चों तुम ये मत समझना ये यहां से लेके यहां तक है, वो पूरा यहीं से कर्व है, ये बिल्कुल मेन पॉइंट से खींचा गया है। ये थोड़ा सा मैंने साइड में कर दिया वैसे उसको। हो गया यहां तक की बात बच्चों, क्लियर है? चलो एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं बच्चों, ये बड़े काम की डेफिनेशन है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये डेफिनेशन तुमने अभी नोट कर लेनी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है बच्चों। देखो बच्चों, हमने कोई भी रिएक्टेंट लिया हुआ है और वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। मान लिया ये मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में बहुत सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर जगह है और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह है। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह में 1 सेकंड में कितने कोलिजन होते हैं बच्चों, वो बोली जाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 1 सेकंड में जितने भी कोलिजन होंगे वो क्या बोला जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां, द नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस in 1 centimeter cube space in 1 second is known as collision frequency। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। क्लियर है यहां तक की बात, समझ में आ गया है बच्चों? ये बहुत अच्छा टॉपिक था, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम, किसी भी रिएक्शन के लिए प्रोफाइल डायग्राम बनाना। और ये 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी, एक एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा और एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ा। क्लियर है यहां तक की बात? साफ कर देता हूं बच्चों। हो गया यहां तक? चलो अब सुनो जरा बच्चों ध्यान से। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, अब हमें यह पढ़ना है बच्चों। देखो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है। शुरुआत में मैंने जब डेफिनेशन लिखी थी केमिकल काइनेटिक्स की तो मैंने कहा था हमें रेट के बारे में पढ़ना है, हमें फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है और हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। बच्चों हमने रेट के बारे में स्टडी किया, हमने मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी किया, लेकिन हमने अभी तक वो फैक्टर नहीं पढ़े जो रेट को अफेक्ट करेंगे। अब इस यूनिट का ये लास्ट पार्ट चल रहा है जिसमें हमें उन फैक्टर्स की स्टडी करनी है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों एक बात सुनो ध्यान से समझना, नॉर्मली हम पता क्या मानते हैं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन फास्ट होने लगती है, और ये होता भी है, ये होता भी है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो पाती, लेकिन जैसे ही मैं हाई टेम्परेचर लेता हूं ना तो वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, प्रोडक्ट बनने लगता है। इसका मतलब जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है उस रिएक्शन की स्पीड, उस रिएक्शन का रेट बढ़ा है। तो नॉर्मली क्या माना जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्टेंट के कोलिजन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। अब कहानी मेन क्या है कि अगर मैं 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन का रेट कितना बढ़ जाएगा, हमें वो वैल्यू बताओ। तो बच्चों इसके बारे में एक थ्योरी आई थी, क्लासिकल थ्योरी। हालांकि क्लासिकल थ्योरी एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे पाती थी, लेकिन वो हमें पता क्या कहती थी। क्लासिकल थ्योरी ने एक एविडेंस दिया कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज करते हैं, जैसे मान लो बच्चों हम एक रिएक्शन करा रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर,
अगर मैं सेम रिएक्शन को 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कराता हूं, इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर, तो उस रिएक्शन का रेट पहले के कंपैरिजन में लगभग 2 टाइम्स हो जाएगा, लगभग 2 टाइम्स। हालांकि क्लासिकल थ्योरी ये मानती थी कि 2 to 3 टाइम्स, 2 से लेके 3 टाइम तक, 3 टाइम्स तक हो जाता है। ये थी क्लासिकल थ्योरी। हालांकि एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे पाती थी, लेकिन बच्चों इसने एक बड़ी अच्छी बात ये बताई थी कि हर 10 डिग्री राइज करने पे रेट जो है वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अभी मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी के बारे में। क्लासिकल थ्योरी, देखो क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है भाई, हम एक बात जानते हैं, एज वी नो ड्यूरिंग a chemical reaction reactant molecule are collide with each other and form product। और वो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट, कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, सो rate of reaction also increase, rate of reaction also increase। ठीक है बच्चों ये बात। अब क्लासिकल थ्योरी ने क्या कहा कि अगर हम 10 डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर में तो रेट लगभग 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा। देखो इसने वैसे कोई फॉर्मूला नहीं दिया, इसने केवल ये एक आइडिया दी कि 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा। देखो बच्चों मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, according to this theory with every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction will become 2 to 3 times। ठीक है, अच्छा अभी मैं एक बात मान रहा हूं, केटी जो है, केटी है रेट एट टेम्परेचर टी, टी टेम्परेचर के ऊपर रेट है केटी। अच्छा के रेट कांस्टेंट नहीं है बच्चों, यहां के को मैं रेट से डिनोट कर रहा हूं। क्लासिकल थ्योरी में ये जो के है क्या माना था? रेट माना था। अच्छा के टी प्लस 10 है रेट एट टेम्परेचर T प्लस 10। अब हमें पता है ये वाला टेम्परेचर ऊपर वाले से 10 डिग्री ज्यादा है, तो अब इस थ्योरी ने क्या कहा था कि अगर मैं इन दोनों रेट को डिवाइड करूं, KT प्लस 10 डिवाइड बाय KT, तो ये वैल्यू नियरली 2 to 3 होगी, 2 से लेके 3 तक होगी। ठीक है यहां तक बात। इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, KT प्लस 10 डिवाइड बाय KT इज इक्वल्स टू x, और बच्चों ये x बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी x 2 to 3 के बीच में होगा। ठीक है, और ये क्या बोला जाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। बच्चों अगर कभी भी तुम्हें टेम्परेचर कोफिशिएंट ना दे, कि इस x की वैल्यू अगर कभी नहीं देता है किसी रिएक्शन के अंदर, तो हमेशा तुमने x की वैल्यू 2 माननी है। हमें हमेशा ये मानना है कि हर 10 डिग्री राइज करने पे रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। लेकिन अगर वो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दे देता है, मान लिया 2.3 दे दी, तो यहां 2.3 रख देना, अगर ना दे तो हमेशा क्या मानना है? 2 टाइम्स। ठीक है यहां तक की बात। अच्छा बच्चों ये तो कहानी है तब जब मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा रहा हूं। अब किसी ने
किसी ने टेम्परेचर को मान लिया 50 डिग्री बढ़ा दिया, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? तो बच्चों एक फॉर्मूला और बना रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। दो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर है के T2 और एक है T1। एक T2 टेम्परेचर है, एक T1 टेम्परेचर है। अगर हमें कभी भी T2 टेम्परेचर और T1 टेम्परेचर के रेट का रेशो निकालना है बच्चों, तो वो होगा x डेल T, x की पावर डेल T। x तुम जानते हो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, डेल T क्या है? डेल T बच्चों होगा T2 माइनस T1। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है बच्चों, सॉरी डेल T अपॉन 10 करना बच्चों यहाँ पे, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है बच्चों। ये देखो समझना अभी, मान लो ये जो T2 टेम्परेचर है तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस है और T1 टेम्परेचर तुम्हारा 27 डिग्री सेल्सियस है, सही है। अब मुझे बताओ डेल T की वैल्यू क्या आएगी? डेल T आएगा 37 और माइनस 27, कितना आया? 10 डिग्री सेल्सियस आया। अब 10 आया चेंज, 10 अपॉन 10 कितना आया? 1, यानी कि KT2 अपॉन KT1 किसके बराबर आ गया? x के बराबर। तो देखो 10 डिग्री राइज करने पे तो x के बराबर ही होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे 20 डिग्री राइज कर देता, ये होता 47, ये होता 27, तो बच्चों पावर आने लगती है x की। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, समझना। हाउ मच टाइम rate of reaction will increase when temperature increase from 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, हमें यह बताना है। अब बच्चों इस वाले में टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, अभी मैंने तुम्हें बताया था। अगर कभी भी इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमें वो नहीं देता है, तो हमेशा टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना मानना है? 2 मानना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखो समझना, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि x बराबर मैं क्या मान लेता हूं? 2 मान लेता हूं। और मैं जानता हूं के T2, अब T2 कितना है टेम्परेचर? 77 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहां लिख देता हूं के 77 डिग्री सेल्सियस भी लिख देता हूं, डिवाइड बाय के 27 डिग्री सेल्सियस, सही बात है, बराबर x की पावर, x क्या है? 2, इसकी पावर डेल T अपॉन 10। बताओ भी 77 माइनस 27 कितना आया? 50। 50 बाय 10, तो बताना के 77 डिग्री सेल्सियस अपॉन के 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 2 की पावर 5। तो इसका मतलब 32 आ गया हमारे पास, 32 ही आया ना। तो हम यहां कहेंगे रेट विल बिकम 32 टाइम्स, रेट 32 टाइम्स बढ़ जाएगा, सही बात है। समझ में आ गई ये बात बच्चों? लेकिन बच्चों इस क्लासिकल थ्योरी की कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं, ठीक है। क्या कमियां है? पहली बात तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा हमें नहीं दे पाती कि वास्तव में रिएक्शन का रेट कितना बढ़ेगा, और ये वाली जो थ्योरी है हर रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं होती। तो बच्चों मैं यहां एक बात लिख रहा हूं, लिमिटेशन लिख रहा हूं इस थ्योरी की। लिमिटेशन क्या है? दिस थ्योरी does not applicable for all reaction, ठीक है। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, आरेनियस, एक साइंटिस्ट था आरेनियस, गिव एन इक्वेशन which is called Arrhenius equation। बच्चों देखो ये क्लासिकल थ्योरी जो है हर रिएक्शन के ऊपर करेक्ट रिजल्ट नहीं देती, बहुत ज्यादा एरर होता है इसके अंदर। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? आरेनियस। उन्होंने एक इक्वेशन दी
आरएनएस इक्वेशन। और बच्चों आरएनएस इक्वेशन इतनी लाजवाब इक्वेशन है कि वो हर टेम्परेचर के ऊपर वैलिड है। मतलब अभी तो देखो ये तो हमें डाटा देती है कि 10 डिग्री बढ़ाया तो क्या होगा, हर 10 डिग्री पे देती है हमें डाटा, लेकिन उसमें क्या है अगर हम 2 डिग्री भी बढ़ाएंगे ना तो भी वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा कि टेम्परेचर को 2 डिग्री बढ़ाने पे रेट कितना हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी इक्वेशन दी आरएनएस ने। और बच्चों ये अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तुम्हारे। अच्छे से समझना है बच्चों तुमने आरएनएस इक्वेशन को। देखना बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन, देखो क्या है आरएनएस इक्वेशन समझना है बच्चों। आरएनएस ने क्या कहा, आरएनएस ने ये कहा कि टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वास्तव में ये पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा किसी भी रिएक्शन के रेट के ऊपर। आरएनएस ने एक इक्वेशन दी, हालांकि अभी हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि भी वो इक्वेशन वास्तव में बनी कैसे, लेकिन अभी यहां मैं सीधे बता रहा हूं तुम्हें। क्या आरएनएस ने एक इक्वेशन दी कि रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन होता है। मैं लिखता हूं वो इक्वेशन, देखो क्या दी। अकॉर्डिंग टू आरएनएस, rate of reaction and temperature relate with each other as following। एक दूसरे के साथ देखो कैसे रिलेट करते हैं। रेट के से डिनोट कर रहे हैं, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं बताऊंगा तुम्हें ये वास्तव में आया कहां से था, लेकिन अभी इसके बाद वाले टॉपिक में। अभी सुनना जरा ध्यान से, यहां पे यहां जो के है बच्चों वो के है रेट कांस्टेंट, यहां जो ए है बच्चों वो है आरएनएस कांस्टेंट। यहां ई जो है बच्चों वो है एक्टिवेशन एनर्जी, यहां आर जो है बच्चों वो है रियल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू तुम जानते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। अच्छा, टी हम जानते हैं क्या होता है, टेम्परेचर। टी क्या है यहां पे, टेम्परेचर है। अब बच्चों ये है, मान लेते हैं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन है ना इसमें दोनों साइड में नेचुरल लॉग ले रहा हूं। एक होता है नॉर्मल लॉग जिसको जो log 10 होता है जिसका बेस 10 होता है, एक होता है बच्चों नेचुरल लॉग, एलएन से डिनोट करते हैं, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स में पहले भी हम पढ़ चुके हैं एलएन के बारे में। एलएन से अगर लोग बनाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात हम जानते हैं। अब मैं बच्चों में दोनों साइड एलएन ले रहा हूं, नेचुरल लॉग ले रहा हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं टेक नेचुरल लॉग ln on both side in इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगा बच्चों अगर मैं दोनों साइड ln ले लूंगा तो ln k इज इक्वल्स टू ln a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो क्या आया बच्चों, ln k इज इक्वल्स टू, देखो
log के फॉर्मूले होते हैं log m इंटू n, क्या होता है log m प्लस n। तो क्या हुआ बच्चों, ये आया ln a, और जब ln इस e से मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों मैं तुम्हें बता देता हूं, ln नेचुरल लॉग और e होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं। ये वाला ln जैसे ही इस e के साथ जुड़ेगा इसको काट देगा और बच क्या जाएगा हमारे पास, ये वाला फंक्शन बच जाएगा केवल माइनस EA अपॉन RT। ठीक है यहां तक की बात बच्चों। अब सुनो जरा ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, मैं ln को log में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर मैं ln को log में कन्वर्ट करूंगा तो बच्चों देखो क्या हुआ, इस ln से log बनाऊंगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 log के बराबर 2.303 log a और माइनस EA अपॉन RT। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो पूरी इक्वेशन में से मैं 2.303 से कॉमन निकाल रहा हूं, या पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर रहा हूं, ये मान लो। चलो बच्चों क्या हुआ देखो यहां पे आ गया हमारे पास log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है ना यहां तक की बात। 2.303 से डिवाइड किया तो ये कट गया, ये कट गया, इससे डिवाइड किया तो नीचे आ गया 2.303। अब बच्चों मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, पहले तो मैं इस वाली इक्वेशन का कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 का, और फिर मुझे इक्वेशन नंबर 3 का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है बच्चों, अभी चलो पहले इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ प्लॉट करता हूं। इसको ले रहा हूं वाई एक्सिस के ऊपर, और ये जो 1/t है ना, 1/t मान लेता हूं, ये 1/t जो है इसको मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस के ऊपर। मुझे ग्राफ प्लॉट करना है ln k वर्सेस 1/t के। ठीक है, इन दोनों के बीच मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। अब बच्चों ये मान लिया मैंने y, ये मान लिया x, ये x हो गया, x के साथ जो होगा वो m होगा, और तुम्हें नजर आ रहा है जो m है यानी कि जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो स्लो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, और बच्चों ये इंटरसेप्ट है c है, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। सही बात है ना। और ये यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक की जो ये वैल्यू है, इंटरसेप्ट जो है वो ln a के बराबर हुआ। स्लोप बच्चों किसके बराबर हुआ, स्लोप बराबर हुआ माइनस EA अपॉन R के बराबर। क्लियर है यहां तक की बात। ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। log k y एक्सिस पे है, अच्छा 1/t x एक्सिस पे है, ये जो बच गया ये m हुआ और ये c हुआ। स्लोप अभी भी नेगेटिव है, ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अब जो इंटरसेप्ट है यहां से लेके यहां तक की वैल्यू log a के बराबर है। अब स्लोप किसके बराबर है, स्लोप बराबर हुआ बच्चों माइनस EA अपॉन 2.303 R, बस ये अंतर है बच्चों। ग्राफ ln k वर्सेस 1/t भी हो सकता है और log k वर्सेस 1/t भी हो सकता है, दोनों के ग्राफ ऐसे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया तुम्हें। अब सुनो जरा बच्चों, देखो ये अभी तक हमने इक्वेशन पढ़ी है, जो ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को मैं दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर पढ़ना चाहता हूं। इस सेम इक्वेशन को मैं दो अलग अलग टेम्परेचर पे पढ़ना चाहता हूं, दो अलग अलग टेम्परेचर, एक T1 है टेम्परेचर, एक T2 है टेम्परेचर। अब हम एक बात जानते हैं बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो जो रेट है वो भी बदल जाएगा, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इफ वी टेक टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 and T2, then rate will be
K1 एंड K2, रेट भी वहां K1 K2 होंगे। अब मैं सबसे पहले T1 टेम्परेचर पे देख रहा हूं, एट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे क्या होगा। अगर मैं टेम्परेचर T1 लेता हूं तो T की जगह T1 लिखूंगा और रेट की जगह K1 लिखूंगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, log K1 इज इक्वल्स टू log A, ये तो एक कांस्टेंट है, ऐसा कैसा रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी EA, और ये नीचे 2.303, और ये R और ये T1, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। मान लिया। एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे क्या हुआ, एट टेम्परेचर T2, तो T2 टेम्परेचर के ऊपर जो रेट है वो K2 हो गया, log K2 बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सही बात है। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं बच्चों, मेरे पास दो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट आ गए हैं मेरे पास, और हमें निकालना क्या है, हमें यही तो निकालना है कि अगर मैं टेम्परेचर में चेंज कर देता हूं, वो चेंज हमें पता होगा कि भाई मैंने 20 डिग्री से 25 डिग्री किया या कितना किया है, हमें ये बताना है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कितना बढ़ जाता है। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को कहीं ना कहीं कंपेयर करना पड़ेगा। मैं देखो क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट वाली इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, इस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, मतलब कि log K2 से हम log K1 माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ क्या बचा, log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 के अंदर से ये माइनस करना है, ये माइनस करोगे तो log A, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। सही बात है। अब देखो बच्चों क्या आ गया, log A से log A कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। इनको मैं लिख सकता हूं ना log K2 अपॉन K1, अरे लिख सकता हूं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। log K2 अपॉन K1 बराबर क्या आया बच्चों, देखो ये आ गया हमारे पास माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, और वो प्लस का EA अपॉन 2.303 R T1। सही है ना। तो बच्चों ये क्या आया, log K2 अपॉन K1 बराबर, इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, EA कॉमन आ रहा है और नीचे R कॉमन आ रहा है, और 2.303 भी कॉमन आ रहा है। तो बच्चों EA अपॉन 2.303 R कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/T1 तो प्लस का, और 1/T2 माइनस का। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1/T1 माइनस 1/T2, ये बच गया अंदर। सही बात है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 और T1 इंटू T2। अरे आ गया कि नहीं आ गया, एलसीएम ले लिया T1 T2 इनका, तो ये T2 यहां चला गया, T1 यहां चला गया। अब बच्चों ये हमारे पास लास्ट जो एक्सप्रेशन आई है आरएनएस इक्वेशन बन गई है हमारे पास, ये लास्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इक्वेशन इज नोन एज आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बच्चों आरएनएस इक्वेशन। ठीक बात है, समझ में आ गई है बच्चों। इस इक्वेशन के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं। चलो अभी मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं, देखो किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं मैं तुम्हें, समझना। देखो बच्चों एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां, द रेट ऑफ a reaction will become double
when temperature increase from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Determine activation energy of reaction. बच्चों उसने ये कहा है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है ना वो डबल हो जाता है जब हम उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो हमें उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। ये हमारे से न्यूमेरिकल पूछा। चलो हम देखो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। बच्चों हम देखेंगे यहां T1 टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, T2 टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला काम होगा इस टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है। 27 प्लस 273 कितना आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, 37 प्लस 273 कितना आ जाएगा 310 केल्विन। हमें जो ये टेम्परेचर लेने हैं T1 और T2 ये केल्विन में लेने, और हम जानते भी है केमिस्ट्री में जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हमेशा टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में ही लेते हैं। चलो बच्चों अब आगे की सुनो। अब आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने कहा है रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। एक बात सुनो तुम ध्यान से, शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन मान लिया K1 था। ठीक है, K1 कितने टेम्परेचर पे था, T1 टेम्परेचर पे था। तो T2 टेम्परेचर पे जो रेट है वो कितना होगा, डबल हो गया, मतलब कि 2K1 हो गया कि नहीं हो गया। मैं ये कह सकता हूं ना 2K1 ही है K2 की वैल्यू। T2 टेम्परेचर पे रेट K2 है और K2 बराबर 2K1 होगा, इस वाले रेट का डबल हो जाता है। तो बच्चों अगर मैं K2 अपॉन K1 की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आएगी, 2K1 अपॉन K1 किसके बराबर आई, 2 के बराबर आई। आई कि नहीं। देखो इस वाले फॉर्मूला में, आरएनएस इक्वेशन वाले फॉर्मूला में हमें K2 और K1 की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें तो और भी अच्छी बात मिल गई, क्या सीधे K2 अपॉन K1 की वैल्यू आ गई किसके बराबर, 2 के बराबर। आ गई कि नहीं आ गई। अब हम एक बात जानते हैं, क्या, एज वी नो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 2.303 सॉरी EA अपॉन 2.303 R, और अंदर हमारे पास क्या है T2 माइनस T1 और डिवाइड बाय T1 इंटू T2। चलो देखते हैं अब log K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 की वैल्यू 2 है, पहले ही निकाल ली हमने। ये हमें निकालना है, आर की वैल्यू हम जानते हैं 8.314, अंदर आया T2 माइनस T1, T2 कितना है 310 है, T1 कितना है 300 है, डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 310। आगे कि नहीं आगे। हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, EA निकालनी है, तो EA बराबर क्या हो जाएगा, इस सारे को मैं इधर लेके आ रहा हूं। log 2 की वैल्यू मैं जानता हूं 0.3010 मल्टीप्लाई होगा 2.303 मल्टीप्लाई होगा 8.314। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में गया ना, इधर मल्टीप्लाई में होगा 300 मल्टीप्लाई में होगा 310 और डिवाइड कर देना किससे, ये वाली वैल्यू यानी कि 10 से। बच्चों जो ये एक्टिवेशन एनर्जी आएगी ना ये जूल के अंदर आएगी, क्योंकि 8.314 किस में होता है, जूल में होता है, जूल में आएगी। जो भी तुम्हारी वैल्यू आए, सोल्व करना है इसको कैलकुलेटर से, जो भी वैल्यू आए तुम्हारी, अगर उसको किलो जूल में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड कर देना। समझ में आ गई ये बात। जैसे मान लो ये वाली वैल्यू लगभग आई 53,000 जूल, इतनी आई एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी आई मान लिया। ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी को तुम किलो जूल में बदल सकते हो 1000 से डिवाइड करके, ये आ जाएगी 53 किलो जूल नियरली। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना इसके बारे में। चलो अब इसके बाद मैं एक और टाइप बताता हूं तुम्हें न्यूमेरिकल की, जो आजकल पॉपुलर चल रहा है। लास्ट ईयर भी 3 नंबर का आया हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर, कुछ अलग तरीके से पूछा उसने न्यूमेरिकल। देखो क्या पूछा, देखो एक न्यूमेरिकल पूछा
देखो क्या क्वेश्चन दिया उसने, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life will be 80 minute at 80 minute at 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है बच्चों, 80 मिनट। वाइल हाफ लाइफ will become 20 minute at 67 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो हाफ लाइफ है वो 20 मिनट हो जाती है 67 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। डेटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, हमें उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। अब देखो इस रिएक्शन के लिए बच्चों हम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे। पहली बात, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, समझना इसको अच्छे से। देखो बच्चों हम एक बात जानते हैं, एज वी नो, जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ जो होता है वो 0.693 अपॉन के होता है। पढ़ा है ना तुमने ये। अब सुनो देखो, टी हाफ एट टेम्परेचर, ध्यान से देखना टेम्परेचर कितना, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इस के को इधर ला रहा हूं, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ बराबर मैं लिख सकता हूं 0.693 अपॉन 80। हो गया कि नहीं हो गया। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं के, ये जो के आया है ये 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आया है, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से आगे, एट टेम्परेचर 67 डिग्री सेल्सियस मैं के निकालूंगा 67 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, वो आया 0.693 अपॉन 20। आया कि नहीं आया बच्चों। ये T2 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर है। मैं लिख देता हूं, हमें दिया हुआ है T1 टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं बदल लूंगा केल्विन के अंदर, मेरे पास आ जाएगा 300 केल्विन। मुझे T2 टेम्परेचर दिया हुआ है 67 डिग्री सेल्सियस, 67 को मैं बदल लूंगा केल्विन के अंदर, ये बराबर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 340 केल्विन। सही है। अब बच्चों ये T2 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर है, मुझे क्या निकालना है, T2 टेम्परेचर 67 डिग्री सेल्सियस, या मैं 340 केल्विन भी लिख सकता हूं, डिवाइड बाय के 300 केल्विन। बताना जरा बच्चों क्या आएगा। बच्चों आरएनएस इक्वेशन में हमें यही तो वैल्यू निकालनी, K2 अपॉन K1। K2 क्या है, T2 टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट। अब T2 टेम्परेचर कितना है 342, यानी कि ये K2 ही है और ये K1 है। बच्चों K2 की वैल्यू है 0.693 अपॉन 20 और K1 की वैल्यू है 0.693 अपॉन 80। देखो ये कैंसिल हो गया, 80 चला गया ऊपर, तो बच्चों ये वैल्यू 4 के बराबर आ गई कि नहीं आ गई, आ गई कि नहीं आ गई। अब हमें फॉर्मूला पता है log K2 अपॉन K1, इसका मतलब log 4 बराबर EA अपॉन 2.303 R, और अंदर अंदर क्या T2 माइनस T1, T2 कितना 340, T1 कितना 300, डिवाइड बाय 340 मल्टीप्लाई बाय 300। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी, E एक्टिवेशन बराबर log 4 की वैल्यू 0.6020 मल्टीप्लाई बाय 2.303 R 8.314 हो गया, और ये 300 और ये 340 हो गया, और डिवाइड बाय 40।
सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा जूल में, उसको किलो जूल में बदल लेना। फिर समझ में आ गई ये बात? क्लियर है बच्चों? आजकल इस तरह का न्यूमेरिकल चल रहा है। एक और न्यूमेरिकल कराता हूं जो पूछे जाते हैं आजकल, मतलब वो कुछ हटके है वो न्यूमेरिकल जो अब मैं करा रहा हूं, वो इनसे भी अलग है, समझना है उसको भी। छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन टाइप अलग है। देखो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? द रेट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन is given as following। कैसे दिया हुआ है? k बराबर a e की पावर माइनस 30,000 अपॉन t, ये दिया हुआ है किसी भी रिएक्शन का रेट। डेटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें हमें दो अलग अलग टेम्परेचर T1 T2 नहीं दिए। अभी तक तो क्या वो T1 T2 टेम्परेचर देता था और हमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछता था, लेकिन अब तो उसने एक इक्वेशन दे दी और इस इक्वेशन से ये कहा कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। देखो बच्चों, एक बात समझना, आंसर अगर हम इसका देखें तो कैसा आएगा? देखो बच्चों, हम एक बात जानते हैं, एज वी नो के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अरे होता कि नहीं होता? आरएनएस इक्वेशन की शुरुआत ही यहीं से हुई थी, हमने शुरुआती आरएनएस इक्वेशन को यहां से किया था। अच्छा, यहां हमें दिया हुआ है के बराबर ए ई की पावर माइनस 30,000 अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। के बराबर के हो गया, ए के बराबर ए हो गया, ई के बराबर ई हो गया, तो माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर ये होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि मैं कह सकता हूं माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर होगा माइनस 30,000 डिवाइड बाई टी। देखो बच्चों, टी से टी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ई बराबर आ गया 30,000 मल्टीप्लाई बाय आर। तो बच्चों ये ई बराबर आ गया 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8.314। जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी, उसको किलो जूल में बदल लेना था। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्लियर है? चलो, तो ये बच्चों हमारा एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक खत्म हो गया। बच्चों अब तुम देखो, हर टेम्परेचर रेंज पे बता सकते हो रेट कितना हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर, लेकिन इसके लिए एक नई चीज आ गई है। अगर मैं तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी दे दूं, अगर मैं तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी दे दूं T1 और T2 टेम्परेचर दे दूं, तो तुम बता दोगे कि ये वाला रेट कितना बढ़ेगा, K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या होगी, तुम बड़े आराम से बता सकते हो।